कभी सोचा है कि एक स्टूडेंट की सफलता, एक देश की आर्थिक तरक्की और दुनिया में चल रही बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाओं में क्या चीज कॉमन हो सकती है? आज हम इसी धागे को सुलझाएंगे। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो किसी एक इंसान के संघर्ष से शुरू होता है और दुनिया की ताकत तक जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। देखिए, जिंदगी एक नदी जैसी है और मुश्किलें उसकी लहरें। हम इन लहरों को रोक तो नहीं सकते, चाहे एक अकेले इंसान हो या फिर एक पूरा का पूरा देश। बस इस बात को समझना ही ताकत की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। अवध ओझा सर की ये बात ना हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। प्रॉब्लम संघर्ष में है ही नहीं, प्रॉब्लम हमारी तैयारी में है। अगर स्ट्रगल जिंदगी का हिस्सा है तो हमें बस खुद को उसके लिए तैयार करते रहना होगा। पर सवाल ये है कि ये ताकत, ये तैयारी आती कहाँ से है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब ज्ञान में छुपा है। ज्ञान यानी नॉलेज वही टूल है जो हमें मजबूत बनाता है। लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही काफी नहीं होता। ज्ञान को शक्ति में बदलने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है। इसे हम ज्ञान की 4 सीढ़ियां कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये सीढ़ियां आखिर हैं कौन सी। जेएनयू स्कॉलर डॉक्टर संदीप सिंह ने नॉलेज को सही से समझने का एक बड़ा साइंटिफिक तरीका बताया है। पहली रीडिंग में बस एक बेसिक आउटलाइन बनती है, समझ लीजिए एक नक्शा तैयार होता है। दूसरी रीडिंग पेन हाथ में लेकर उस नक्शे में डिटेल्स भरती है, जिससे ज़रूरी पॉइंट्स दिमाग में छप जाते हैं। फिर आता है रिवीजन, जो उस फाउंडेशन को एकदम पक्का कर देता है। पर असली खेल तो चौथे स्टेप में है, एप्लीकेशन। जब हम उस नॉलेज को प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाते हैं ना, तब जाकर वो सच में हमारी अपनी बनती है। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये तो दिमाग की मसल्स बनाना है। तो ये जो दिमागी ताकत है, ये असल में दिखती कैसी है? देखिए, ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो हमारे कामों में झलकता है। और इसके सबूत हमें 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ये सिर्फ एक मार्कशीट नहीं है, ये उन अनगिनत घंटों की मेहनत का, डिसिप्लिन का और डॉक्टर सिंह जैसे सिद्धांतों को असल में लागू करने का नतीजा है। ये दिखाता है कि जब सिस्टमैटिक नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कामयाबी मिलना तो तय है। ये किताबी ज्ञान की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। अब जरा ज्ञान का दूसरा रूप देखिए। यहाँ कोई डिग्री या मार्कशीट नहीं है, ये एक गांव वाले के हाथ से बना हुआ नक्शा है। जब सरकारी तरीके फेल हो गए, तब इस इंसान ने अपने पीढ़ियों से मिले प्रैक्टिकल ज्ञान का इस्तेमाल करके एक कलेक्टर को 300 एकड़ जमीन को एकदम सटीक तरीके से नापने में मदद की। ये साबित करता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता। तो हमने देखा कि ज्ञान के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, एक अकादमिक, दूसरा प्रैक्टिकल, लेकिन मंजिल एक ही है, शक्ति, यानी प्रॉब्लम्स को हल करने की काबिलियत। और यही सिद्धांत जब एक इंसान से उठकर एक देश पर लागू होता है तो नतीजे और भी बड़े होते हैं। अब चलिए इसी आइडिया को जरा बड़े स्केल पर देखते हैं। जिस तरह एक इंसान ज्ञान से ताकतवर बनता है, ठीक उसी तरह एक देश अपनी कलेक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाकर दुनिया में अपनी जगह बनाता है। ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। दशकों तक चीन का दबदबा रहा, लेकिन अब भारत ने एक बहुत जरूरी फील्ड में उसे पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका को कॉटन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने में भारत अब दुनिया में नंबर 1 बन गया है। ये सिर्फ एक बिजनेस का आंकड़ा नहीं है, ये एक देश की बढ़ती हुई ताकत का सिंबल है। ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत, उसकी सप्लाई चेन और ग्लोबल मार्केट में मुकाबला करने की क्षमता को दिखाता है। ये नेशनल लेवल पर ताकत बनाने का एक पक्का उदाहरण है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एक देश की ताकत इस बात में भी दिखती है कि वो अपनी कुदरती विरासत को कितना बचा पाता है। और इस मामले में ये नंबर एक बड़ी कहानी कहता है, 53। ये भारत में चीतों की आज की आबादी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक तरह से पुनर्जन्म की कहानी है। सोचिए, दशकों पहले भारत से विलुप्त हो चुके चीते अब वापस आ गए हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाई गई चीता ज्वाला ने हाल ही में 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। ये भारत की उस क्षमता को दिखाता है जो न सिर्फ इकोनॉमी में आगे बढ़ सकती है, बल्कि अपनी खोई हुई नेचुरल हेरिटेज को भी वापस ला सकती है। और अब हम आते हैं ताकत के सबसे बड़े मैदान में, ग्लोबल स्टेज पर। यहाँ देशों के बीच का खेल एक शतरंज की बिसात जैसा होता है, जहाँ हर एक चाल का असर बहुत दूर तक जाता है। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। ईरान, जो इस इलाके का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वहाँ एक बड़े लीडरशिप चेंज का दौर चल रहा है।
अयातुल्ला अली खमेनी के निधन के बाद सत्ता उनके बेटे मुजतबा खमेनी के हाथों में आ गई है। यह सिर्फ परिवार में सत्ता का ट्रांसफर नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जिसका असर ईरान की अंदरूनी और विदेशी पॉलिसी पर दशकों तक पड़ सकता है और इसकी गूंज पूरे इलाके में महसूस की जाएगी। और इस नई लीडरशिप ने आते ही एक ऐसा कदम उठाया है जो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के उलझे हुए रिश्ते को सामने लाता है, और इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। ईरान ने 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स का फैसला नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि कैसे देश अपनी ताकत दिखाने और इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी बात रखने के लिए खेल जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एक स्टूडेंट की मार्कशीट से लेकर दुनिया के शतरंज के बिसात तक का सफ़र तय किया। ये सब हमें एक ही सवाल पर वापस ले आता है, जो हम सब पर लागू होता है। अगली चुनौती दरवाजे पर खड़ी है, चाहे वो पर्सनल एग्जाम हो, देश का कोई संकट हो या फिर ग्लोबल टेंशन। सवाल ये नहीं है कि क्या हम तैयार हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम आज अपनी ताकत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में तैयारी ही असली ताकत है।